अगर आप नीट और जेई एस्पिरेंट हो और अभी तक यही प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो कि भाई मैं तो इतने सारे लेक्चर्स देखता हूँ, रिविजन्स के नाम पे मैं घंटों घंटों के लेक्चर देख जाता हूँ, लेकिन जब बात आती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तब उस क्वेश्चन में कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिसको मुझे समझ में ही नहीं आता। मैं उसको ना तो समझ पाता हूँ, ना ही क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर पाता हूँ, और जिसका रिजल्ट ये होता है कि जो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है उसको मैं ना तो डिकोड कर पाता हूँ और ना ही मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अप हो पाता है। क्योंकि कॉन्फिडेंस तो तभी आएगी ना जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएंगे। जैसे देखो, अगर आप बायो की बात करो, अगर आप नीट एस्पिरेंट हो, अगर बायो के क्वेश्चन आपको इजीली बनते हैं, भाई साहब सीना चौड़ा हो जाता है कि यार क्वेश्चन तो सॉल्व हो गए, अपन का कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन जब बात आती है फिजिक्स के कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स, केमिस्ट्री के कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स जहाँ पे कुछ ऐसे टर्म्स आते हैं जो आपको समझ में नहीं आते कि एक्चुअल में यहाँ पूछा क्या गया है, और जैसे ही ऐसे ऐसे दो चार क्वेश्चन जैसे जैसे आपको नहीं बनते ना, आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे नहीं एकदम श्विंग ऐसे नीचे गिरता है और आपको लगता है यार मतलब क्या ही है ये, क्या ही है। और धीरे धीरे आप क्या करते हो, इस सब्जेक्ट से कहीं ना कहीं आप दूरी बनाने लगते हो, और जिसका नतीजा ये होता है कि एग्जाम में परफॉर्मेंस भी आपकी खराब जाती है। तो अगर आप अभी भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो तो ये सीरीज आपके लिए है, बिकॉज मैं यहाँ आई हूँ एक मिशन के जरिए जहां पे मैं आप बच्चों के लिए एक ऐसी सीरीज लेकर आई हूँ जिसके जरिए आपको जो आपके लैंग्वेज ऑफ साइंस यानी आपके न्यूमेरिकल्स में कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि आपको समझ में नहीं आते बट स्टिल उनका कोई एक डीप मीनिंग होता है, एक कॉन्सेप्चुअल मीनिंग होता है, मैं उसको वो समझाने आई हूँ ताकि आपको उस शब्द की समझ हो और साथ ही साथ आप किसी भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को इजीली डिकोड कर पाओ और उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करो। बिकॉज ये तो अच्छी बात नहीं ना कि आप सिर्फ लेक्चर देख लो और उसके बाद बस निकल पड़े क्वेश्चन बनाने के लिए, लेकिन जब बात आती है उस क्वेश्चन को डिकोड करने की वो अपन को आ ही नहीं रहा। ऐसे थोड़ी ना सिलेक्शन होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अगर आप ये वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो देन मैं आपको बोलूंगी कि अब से पहले भी हमने एक और वीडियो डाल रखी है इस सीरीज के नाम से, दैट इज की एबीसी सीरीज। इस सीरीज का क्या नाम है, एबीसी सीरीज। एबीसी क्यों दिया है, क्योंकि याद करो जब आपने फर्स्ट टाइम इंग्लिश सीखना जब स्टार्ट करा था तो आपने एबीसी यानी अल्फाबेट से स्टार्ट करी थी, याद है ना। तो जैसे एक बार आपने अल्फाबेट आपने सीख लिया, धीरे धीरे फिर आपको वर्ड्स बनाने आए, देन आफ्टर फिर सेंटेंसेस वगैरह सब कुछ आपने सीख लिया। तो शुरुआत उसी तरीके से हम लोग करेंगे कि चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर बायोलॉजी हो, यहाँ के कुछ ऐसे टर्म्स जो कि अपने आप में एक डीप मीनिंग रखते हैं उसको हम लोग यहाँ जो सीरीज हमारी होने वाली है उसमें हम लोग समझेंगे, और फिर इसी के दम पे हम लोग क्या करेंगे, कई सारे एग्जाम्पल्स वगैरह ये सारे देख करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और अगर आपने हमारी पहले की वीडियो देखी होगी देन आपको ये जरूर से याद होगा कि हमने शुरुआत में भले ही एक वर्ड लिया था लेकिन उस वर्ड के जरिए हमने कई सारे कॉन्सेप्ट्स भी वहां पे समझे थे। तो वीडियो की लेंथ हमेशा की तरह से छोटी ही होने वाली है लेकिन काफी ज्यादा मजेदार और काफी आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, सो दैट वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा कि मैंने आपको पिछले क्लास में एब्सोल्यूट वर्ड जो है आपको बताया था और ये बताया था कि बेटा एब्सोल्यूट वर्ड की मीनिंग क्या होती है, और यहीं पे मैंने आपको बताया था एब्सोल्यूट से रिलेटेड एक और वर्ड बताया था, दैट इज की एब्सोल्यूट यूनिट। उसी एब्सोल्यूट यूनिट को हम लोग आज की क्लास में बेटा सीखने वाले हैं। याद रखिएगा कि आप कंफ्यूज मत होना, बिकॉज की कई टर्म्स ऐसे होते हैं जो कि फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री में भी यूज हुआ करते हैं। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चाहे फिजिक्स के हो, चाहे केमिस्ट्री के हो, चाहे बायोलॉजी के हो, हम लोग उस टर्म्स का मतलब हम लोग समझेंगे। ओके जी, तो चलिए एब्सोल्यूट यूनिट को शुरू करने से पहले हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिट को सीखेंगे कि यूनिट क्या होता है। यूनिट जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अब इतनी सारी लंबी चौड़ी भाषा मैंने लिख तो दी है, लेकिन इसको आसान भाषा में समझाने के लिए मैं आपसे बस एक सवाल पूछूंगी जिसका जवाब आपको देना है। मैं आपसे पूछती हूँ बेटा ये बताना कि ये जो मेरे हाथ में जो पेन है, इस पेन की लेंथ कितनी होगी। मैंने आपसे पूछा बेटा लेंथ कितनी होगी। सपोज आपने मुझसे कहा कि मैम ये 50 है। अब मैं कंफ्यूज हुई, मैंने कहा 50 क्या, 50 मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर या फिर माइक्रोमीटर, क्या। तो मैं जो आपसे ये पूछ रही हूं ना, ये जो पूछ रही हूं मैं यूनिट में पूछ रही हूं, लाइक कि ये जितने भी यूनिट हैं ये लेंथ के लिए हैं,
है ना? तो भाई साहब ये जितने भी यूनिट में से कोई एक यूनिट आप बताओगे ना मुझे, तब तो मैं अंदाजा लगा पाऊंगी कि अच्छा ये जो ऑब्जेक्ट है वो इतना लंबा हो सकता है, इतना छोटा हो सकता है, इतना छोटा हो सकता है और भी छोटा हो सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या करनी है, ये जो आपने बताया ये क्या है बच्चे, ये जो है ये यूनिट है। क्या है? यूनिट है। यूनिट क्यों? ध्यान से सुनेंगे कि यहाँ पे आपने जो मुझे वैल्यू बताई ये क्या थी, ये एक ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू थी जो एक तरह से इनकम्प्लीट थी। आपने मुझे इसका जो लेंथ बताया, सिर्फ आपने एक नंबर वैल्यू बताई, और ये क्या था, ये कंप्लीटली बोल देखा जाए तो ये क्या कंप्लीट इंफॉर्मेशन था क्या? बिल्कुल भी नहीं, ये एक इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन था, बिकॉज आपने सिर्फ हमको नंबर वैल्यू बताया, इसकी यूनिट क्या होगी ये तो आपने हमें बताया नहीं। तो यूनिट क्या है? तो यूनिट हम क्या करते हैं, इंटरनेशनली एक्सेप्ट की जाने वाली एक रेफरेंस स्टैंडर्ड है बेटा, जिसको हम लोग यूज करते हैं जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना हो। जैसे एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे आपसे अगर पूछा किसी ने कि बेटा आपका वजन कितना है, आपने सपोज आपने कह दिया 50। अब 50 क्या, 50 मीटर, सेंटीमीटर? ना 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 ना, ये लेंथ की यूनिट है। अगर आपसे कोई पूछे वजन, तो आप क्या बताओगे, या तो किलोग्राम में, या तो ग्राम में, या तो मिलीग्राम में, है ना? ऐसे ही बोलेंगे ना। तो या फिर हो सकता है कि टन में, क्विंटल में, ऐसे बोलो आप। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप 50 बोल रहे हो तो 50 के साथ साथ आपको ये यूनिट भी बोलनी पड़ेगी। 50 क्या, किलोग्राम। तो हम समझेंगे अच्छा वजन जो है 50 किलोग्राम की बात हो रही, यानी जैसे हम कहते हैं ना 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 केजी। तो ये क्या है, ये एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है जिसको हम लोग यूज करते हैं जब भी हमें किसी भी बॉडी का अगर मास मेजर करना होता है। ठीक है, तो ये क्या है, सिंपल सिंपल तौर पे आप देखेंगे तो ये क्या है, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है और ये एक रेफरेंस स्टैंडर्ड होती है जिसे हम यूज करते हैं जब भी हमें फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना होता है। तो एकदम आम सी भाषा में, एकदम सिंपल भाषा में हमने यूनिट का मतलब हमने समझा है। यूनिट को बेटा जनरली अगर आप देखेंगे तो फिजिक्स में हम लोग क्लासिफाई करते हैं कई सारे तरीकों से, लेकिन जो आप पढ़े अभी तक, मुझे जहां तक ध्यान में है, आप बच्चे जो हो आपने पढ़ा ही होगा कि फंडामेंटल यूनिट जो होती है, देन हमारी डिराइव यूनिट होती है, ये आप जरूर से जानते होंगे, है ना? फंडामेंटल यूनिट और डिराइव यूनिट आपको याद होगा, 7 फंडामेंटल यूनिट जहां पे हम लोग मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, कैंडेला, है ना, ये सारी चीजें हम लोग बात करते हैं, याद आ रही है? तो ये सब क्या है, ये सब हमारी फंडामेंटल यानी कि बेस यूनिट है। यानी कि अगर हमको अपने बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी को अगर यहाँ पे अगर मापने की बेसिक चीजें, जैसे कि अगर मान लो लेंथ मेजर करनी है मीटर में, मास मेजर करना है किलोग्राम में, टाइम मेजर करनी है सेकेंड में, करंट मेजर करनी है एम्पियर में, लिमिनियस इंटेंसिटी मेजर करनी है कैंडेला में, मोल ऑफ ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर करना है मोल में। तो ये सारी चीजें क्या है, ये है हमारा फंडामेंटल बेस यूनिट। यानी कुछ कुछ चीजों को जो हमको मेजर करनी है, इनके लिए हम जो यूनिट लेंगे, बेसिक यूनिट, फंडामेंटल यूनिट यानी शुरुआती यूनिट जो लेंगे वो हमारी ये रहेगी। ठीक है, लेकिन अब कुछ आती है डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट जो है, ध्यान से सुनेंगे, फंडामेंटल यूनिट जो है वो किसके लिए है, जो आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है वो उनके लिए है। वही डिराइव्ड यूनिट जो है वो डिराइव्ड क्वांटिटी जो होती है उनके लिए। जैसे आपने फोर्स ले लिया, है ना, आपने एनर्जी ले लिया, आपने मान लो कि प्रेशर ले लिया, आपने मान लो कि ये क्या कहता है, आपने सपोज करना, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हम लोग ले रहे हैं। जैसे आप क्या ले रहे हो, आप फोर्स ले रहे हो, आप यहाँ पे असलरेशन ले सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, डिराइव यूनिट का आप बात कर रहे हो, यानी कि वह यूनिट जो कई सारे फिजिकल क्वांटिटी से मिलके बनी हुई है, दैट इज डिराइव यूनिट। जैसे कि इन सभी जो आपको दिख रही है ना ये फंडामेंटल यूनिट, इनमें से कई सारे फंडामेंटल यूनिट से मिलकर के जो बनी होगी दैट इज डिराइव यूनिट। ठीक है, तो ये तो आपने सीखा ही होगा। ठीक है, अगर आपने 11th क्लास कंप्लीट कर ली है या अभी आप तक पढ़ रहे होगे तो आई होप कि ये चीज आपने कंप्लीट कर ली होगी। अब बात आती है एब्सोल्यूट यूनिट की। एब्सोल्यूट यूनिट जिसे कि हम आज की क्लास में ये हम लोग समझने वाले हैं। एब्सोल्यूट यूनिट क्या है, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी। अभी फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए कि जो ग्रेविटी से इंडिपेंडेंट है, जिसका ग्रेविटी से लेना देना नहीं है। ठीक है, वहीं एक आती है ग्रेविटेशनल, या जिसे हम कहते हैं नॉन एब्सोल्यूट यूनिट। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये वह यूनिट है जो ग्रेविटी पे डिपेंड करती है। ये वो यूनिट है जो कि ग्रेविटी पे डिपेंड करेगी। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट करते हैं
बजाय आप एब्सोल्यूट यूनिट पे आपको ले जाने के, उसके पहले मैं आपको कई सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो समझाना और बताना चाहूंगी, जिससे कि जब आपके सामने एब्सोल्यूट यूनिट का डेफिनेशन आए, आप अपने आप से ही आप उसको समझ सको कि हाँ जी ये हमसे क्या कहा जा रहा है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा। कहाँ से? व्हाट इज यूनिट से। यूनिट का अभी जस्ट हमने देखा कि क्या है, एक सिंपली स्टैंडर्ड वे है ताकि हम कुछ चीजों को मेजर कर सके। लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकेंड, फोर्स के लिए न्यूटन, ये सब क्या है? ये सब यूनिट है। कोई भी चीज को अगर हमको मेजर करना हो तो नंबर बताने से काम नहीं चलेगा, नंबर के साथ साथ आपको कुछ न कुछ ये यूनिट भी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है जी। अच्छा, अब यूनिट वही चीज जो हमने जस्ट अभी शुरुआत में कहा कि ये एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है जो कि इंटरनेशनली क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। चाहे हम यहाँ हो, चाहे यूएस में हो, चाहे कहीं भी हो, हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटरनेशनली हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, अब यहीं पे आती है एक और बात, फोर्स की। क्या आती है बेटा? फोर्स की। फोर्स क्या है? तो फोर्स जो है ये आपने छोटे में ही पढ़ा होगा कि फोर्स जो होती है वो पुश या पुल होती है। पुश या पुल, ठीक है। पुश आगे की तरफ, पुल अपनी तरफ। अच्छा, याद रखेंगे न्यूटन्स के यहाँ पे सेकेंड लॉज के अकॉर्डिंग, न्यूटन अंकल जो थे उनका जो सेकेंड लॉ था उसके अकॉर्डिंग आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी कि हमारे पास मान लीजिए कि ये कार है, ठीक है, कार ही दिख रही है, ये कार है, हमको यहां से लेके जानी है इस जगह तक। आप देख रहे हो ये फेडेड मैंने इसलिए दिखाया है, जो यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट टाइप दिख रहा है वो इसलिए दिखा रहा है, मैंने यहाँ पे मोशंस के जरिए, मोशंस का मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी है आपको कि ये कार है जिसके ऊपर हमने क्या करी? फोर्स लगाई। क्या करी? हमने फोर्स लगाई। तो फोर्स लगी ना बेटा, तो एक्सेलरेशन कहाँ होगा? फोर्स के लगाए गए डायरेक्शन में ही होगा, क्योंकि फोर्स हमने किस डायरेक्शन में लगाया? इस डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन भी कहाँ होगा? इसी डायरेक्शन में। अच्छा जी, ये जो है इसका कोई ना कोई मास होगा, कोई ना कोई बेटा क्या होगा? इसका मास होगा। अब मास होगा तो ग्रेविटी जो है वो इसको क्या करेगी? अपनी ओर नीचे की तरफ क्या करेगी? खींचेगी। आपको पता है इस दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से इसको छोड़ा जाए तो ये कहाँ जाएगी? ये नीचे जाएगी। ऊपर से अगर छोड़ा गया कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी। क्योंकि हम कहाँ हैं बेटा? क्योंकि हम अर्थ पे हैं। तो अर्थ की सरफेस के नजदीक आपको अर्थ जो है, कोई भी मास अगर है तो उसको अपनी ओर, इवन तो हमको भी क्या करती है? अपनी ओर खींचती है। और खींचती है उस फोर्स के क्या बोल रहे हैं? ये कौन सी है? ये ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है जी। अच्छा, तो यहां पे हम ये कह रहे हैं कि हमको ध्यान दीजिए, हमने फोर्स लगाया। फोर्स लगाने की वजह से क्या हुआ? हम अगर हमसे कोई पूछे कि जो गाड़ी जो है वो मूव कैसे हुई, क्यों हुई, तो क्यों हुई? तो सिंपल सी बात, फोर्स लगाया गया। अच्छा, फोर्स लगाया गया तो गाड़ी मूव हो जाएगी। सुनिए, फोर्स लगाया, उसी डायरेक्शन में क्या हुआ? एक्सेलरेशन हुआ। लेकिन ये हुआ कैसे? तो ध्यान से सुनेंगे। या किसी ने पूछ दिया कितना फोर्स लगाया था जी, कितना फोर्स लगाया था, तो अब हमसे कोई पूछे कि कितना फोर्स लगाया था तो हम क्या बोलेंगे कि इनका जो मास और इनमें हुआ जो एक्सेलरेशन था, इसी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर ही हमने क्या लगाया था? फोर्स लगाया था। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई आपसे पूछे, अच्छा एक बात बताओ, उसने कितनी रोटी खाई थी? मान लो किसी ने पूछा उसने कितनी रोटी खाई थी, तुमने बोला अरे हम तो हर बार में 2 ही रोटी लेकर जा रहे थे। कितने रोटी लेकर जा रहे थे? हर बार में हम तो 2 ही रोटी लेकर के जा रहे थे। कितनी रोटी लेकर के जा रहे थे? 2 ही रोटी, फिक्स। ठीक है, तो उसने ना मुझे ना 10 टाइम बुलाया, यानी कि उसने कितनी रोटी खाई? 20 रोटी खाई। क्या ये बात समझ में आ रही है? मास तो बेटा फिक्स रहेगा ना, मास तो फिक्स रहेगा। ठीक है, जितनी फोर्स लगेगी उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सीधी सीधी बात क्या कही गई? सीधी सीधी बात ये कही गई कि यहाँ पे फोर्स क्या होगा? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन। यहाँ पे फोर्स क्या है बेटा? फोर्स क्या है? ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मास यहाँ पे क्या है? हमारा कांस्टेंट है। मास क्या है? कांस्टेंट है। अब गाड़ी का मास ऐसा थोड़ा तुरंत चेंज हो जाएगा। ठीक है, फोर्स कांस्टेंट है तो क्या हो गया? सॉरी, मास क्या है? कांस्टेंट है तो फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? एक्सेलरेशन हो गया। यानी फोर्स अगर बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। यानी अगर हमको गाड़ी को ज्यादा दूर तक लेके जाना है ना तो फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा।
ठीक है। और अगर असेलरेशन कम करवाना है तो फोर्स भी क्या लगाना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा। यानी फोर्स ज्यादा तो असेलरेशन ज्यादा, फोर्स कम तो असेलरेशन भी कम। क्या ये बात समझ में आ रही है? यही चीज यहां पे कहा गया कि ये फॉर्मूला क्या कहता है, स्टेट दैट नेट फोर्स बोले तो एफ applied to an object is equal to its mass multiply by its acceleration। यानी ये फोर्स जो है वो कितना हो गया, तो जब आप इसके इस ऑब्जेक्ट के मास और इनमें हुई असेलरेशन को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, देन आपको पता चल जाएगा कि आपने इस पे कितना फोर्स लगाया है। ठीक है, दिस मीन्स हैवियर ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड मोर फोर्स। यानी कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट को अगर ज्यादा असेलरेशन करवानी है तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, एंड रिजल्टिंग एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स। और इसका रिजल्ट ये होता है कि आप जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में क्या होगा बेटा, एक्सेलरेशन भी होगा। क्या ये बात समझ में आई? देखिए, फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों का क्या है, सेम डायरेक्शन है ना, तो ये चीज याद रखेंगे। अच्छा, अब आते हैं कि यहां पे आप देख सकते हो फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है जी। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन की जो आप यूनिट देखिए, हर एक की यूनिट देख लीजिए। फोर्स जो है इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन में। किसमें है? न्यूटन में। मास की जो यूनिट है किसमें है, किलोग्राम में। वहीं हमारा जो एक्सेलरेशन है इसकी यूनिट किसमें है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। अब यहां ध्यान से देखिए, ये जो है ये हमारा क्या है, ये देखिए एक दो यूनिट से मिलके बना हुआ है ना। इसी तरीके से यह भी जो है वो आपके दो यूनिट से मिलके बना हुआ है ना। अच्छा, एक चीज और देखिए, एक्सेलरेशन जो है वो किसके जरिए होता है, एक्सेलरेशन कैन बी काउज्ड बाय। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हो, क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो, देखो पुश कर रहे हो ना, तो देखो जिधर आप इसको बॉक्स को पुश कर रहे हो उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। फॉर सपोज आप इसको अपनी ओर खींचते, मतलब कि आप क्या कर रहे हो, आप पुल फोर्स लगा रहे हो, तो एक्सेलरेशन भी किधर होगा, आप ही की तरफ होगा। ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कार स्पीडिंग अप। देखिए, कार जो है वो स्पीड हो रही है, आपने फोर्स किधर की ओर लगाया, इधर की ओर लगाया, तो गाड़ी भी किधर की ओर भागेगी, इधर की ओर भागेगी। लेकिन याद करो, अगर आपको क्या करना हो, बैक में लेके जाना हो, तो भाई साहब गाड़ी जो है किधर जाएगी, बैक जाएगी। यानी फोर्स किधर लग रही है, इधर लग रही है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, रॉकेट की टेक ऑफ, रॉकेट प्रपल्शन जो होती है, देखिए रॉकेट जो है वो जा रहा है कहाँ, कहाँ भेजना है रॉकेट को, धरती में। तुमने वो देखा है कौन सा था, शायद मोटू पतलू या ऑगी में, उसमें ना रॉकेट को जमीन की तरफ ये करता है। तो भाई वैसा तो तुमको नहीं करना है ना, आपको रॉकेट को कहाँ भेजना है, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। तो फोर्स किधर कैसे लगाएंगे, फोर्स का डायरेक्शन हमारा क्या होगा, नीचे से ऊपर की ओर। तो नीचे से ऊपर की ओर होगा, तो इस वजह से आप देखिए आपका एक्सेलरेशन भी कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर। ठीक है। अच्छा, यहां देखिए ग्रेविटी पुलिंग एन ऑब्जेक्ट। देखिए ग्रेविटी जो है ऑब्जेक्ट को कहाँ खींचती है, नीचे की तरफ, है ना। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन जो फोर्स लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ। ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ। तो एक्सेलरेशन भी कहाँ होता है, नीचे की तरफ। क्या ये चीज समझ में आ रही है? तो यहां कहा गया कि नेट फोर्स काउजेस एक्सेलरेशन। जो नेट फोर्स होती है, ये जो नेट फोर्स है यही क्या करती है, यही आपकी एक्सेलरेशन जो है वो काउज करती है। ग्रेटर द फोर्स और स्मॉलर द मास, ठीक है, ग्रेटर विल बी द एक्सेलरेशन। अगर मान लीजिए कि फोर्स क्या है आपका ग्रेटर है, तो उस सिचुएशन में आपको एक्सेलरेशन जो है वो क्या करवाना होगा। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे अगर फोर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट समझिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसको अगर ज्यादा अगर एक्सेलरेट अगर करवाना है तो फोर्स आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा। यहाँ पे जो है मास अगर देखें तो हम यहाँ पे कांस्टेंट ही है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज कही गई, ग्रेविटी क्या है, इज जस्ट वन टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। यहाँ पे ग्रेविटी को हम बोल रहे हैं, ग्रेविटी क्या है, जस्ट एक टाइप का एक्सेलरेशन है। लेकिन 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 इन फिजिक्स एनी प्रोसेस दैट चेंज एन ऑब्जेक्ट स्पीड एंड डायरेक्शन इज एक्सेलरेशन। मान लीजिएगा एक चीज हमेशा से याद रख के चलेंगे कि फिजिक्स में इसीलिए हमने इसको कहाँ डाला है, फिजिक्स में। मोस्ट ऑफ द एग्जाम हम लोग फिजिक्स के ले रहे हैं, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि फिजिक्स में अगर कोई भी प्रोसेस हो रही है, जिस प्रोसेस में किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड या डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैं फिर से बोल रही हूं, फिजिक्स में
कोई भी मान लीजिए ऐसी प्रोसेस हो रही है जहां पे किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड या डायरेक्शन में चेंज हो रही है, तो समझ लीजिए कि क्या हो, किसके वजह से है, ये असलरेशन की वजह से। ये असलरेशन ही है जिसके वजह से स्पीड और डायरेक्शन में क्या हो रही है, चेंजेस हो रही है। ग्रेविटी क्या है, तो एक फंडामेंटली फोर्स है। फंडामेंटली मतलब कि बेसिक फोर्स है, ये नेचर में रहती ही रहती है। ठीक है, क्या है ये फोर्स और इंटरैक्शन, इसको हम क्या बोलेंगे, ये ग्रेविटी जो है ये एक फंडामेंटल फोर्स है और साथ ही क्या है, इंटरैक्शन है। इंटरैक्शन दैट एक्ट ऑन मास, ये किसके ऊपर एक्ट करता है, मास के ऊपर ही एक्ट करता है। यानी हर वो ऑब्जेक्ट जिसके में मास है, जिसके में क्या है, मास है, उन सब के ऊपर ये क्या होगी, ये ग्रेविटी जो है वो काम करेगी। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, क्योंकि इसी फोर्स की वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सपीरियंस करता है डाउनवर्ड असेलरेशन नियर द अर्थ सरफेस। जैसे हमने कहा ना कि ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, अगर ऊपर से इधर नीचे की ओर गिराऊं, कहां गिरेगा, नीचे ही गिरेगा। हम तुम जितने भी हैं सभी के सभी अर्थ सरफेस के नजदीक जो हम लोग एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं ना कि कोई चीज हमें नीचे खींच रही है, वही कौन है, वही ग्रेविटी है, वही ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि फंडामेंटल फोर्स है। ये इंटरैक्ट करती है सिर्फ और सिर्फ मास के ऊपर। समझ में आ रही है बात? अच्छा जी, एक चीज याद रखिएगा, अब हो सकता है आपके मन में सवाल हो कि यानी कि सिर्फ और सिर्फ अर्थ में ही यानी ग्रेविटी है ना? बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ अर्थ में ही ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी आपके मून में भी है। इवन हमारे जो यूनिवर्स में जितने भी सेलेस्टियल बॉडी हैं उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स है। हाँ, उनकी वैल्यूज अलग अलग हो सकती है, बट उनके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, अच्छा, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, अगर इसकी बात करें तो ये वो क्या कहते हैं, न्यूटन्स के जो लॉज ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन क्या कहते हैं कि ग्रेविटी इज एन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू मास। अगर दो मास अगर हैं, ध्यान दीजिएगा, दो अगर मास हैं, मास का मतलब दो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका कुछ वजन है, उनके बीच में एक्ट करने वाली जो अट्रैक्टिव फोर्स है दैट इज द ग्रेविटी। और ये कहीं ना कहीं ग्रेविटी ही जो है वो हमारे पूरे के पूरे यूनिवर्स में एक तरह का संतुलन जो बनाई हुई है, वहां भी ग्रेविटी का ही रोल है। सोचो ना, सोचो सोचो सोचो, क्यों हमारा जुपिटर जो है सबसे बड़ा वाला जो ग्रह जुपिटर है वो बीच में ही रखा गया है? क्यों रखा गया है? क्यों नहीं उसको सूर्य के नजदीक रख दिया गया? क्यों नहीं उसको सूर्य से काफी दूर यानी कि एंड ऑफ द जो प्लैनेट जो है, जो 8th प्लैनेट, वहां पे रखा गया? क्यों इसको बीच में रखा गया, बताओ बताओ। तो कहीं ना कहीं जो हमारा जुपिटर जो है वो बीच में जो है, उसके पीछे रीजन यही है कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम का जो है बैलेंस बना रहे। क्योंकि हमारे पूरे यूनिवर्स में जो इतनी हैवीली बॉडी जो है, हेवनली बॉडी, जिसमें तुम्हारा सन हो गए, बाकी के 8 प्लैनेट हो गए, ये सब के सब कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स तो कैरी करते हैं ना भाई। इनके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, तभी ना एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं और ये बैलेंस बना हुआ है। समझ में आ रही है बात? चलो अब सुनो, अब सुनो सुनो सुनो, आगे बढ़ने से पहले, अभी तक जो यहां तक आ गए हो, तो मैं तुम्हें आज एक सवाल देती हूं। इस सवाल को घर पे सोचना जरूर और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जवाब देना। क्या सवाल खुद से पूछना है कि इज ग्रेविटी डिफर फ्रॉम फोर्स? क्या ग्रेविटी जो है वो फोर्स से अलग है? यहां पे जवाब होना चाहिए यस और नो में। ठीक है, अगर तुम्हारा जवाब नो है तब तो फिर बात ही खत्म। लेकिन 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 जवाब अगर यस है तो दूसरा सवाल, व्हाई यूनिट ऑफ ग्रेविटी इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंस्टेड ऑफ न्यूटन? यानी हम ग्रेविटी का जो यूनिट है उसको हम न्यूटन क्यों नहीं लेते, हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों लेके चलते हैं? ठीक है, ये दो क्वेश्चन जो है इसको आपको क्या करनी है, इसका जो जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में डालनी है। ओके, चल आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि न्यूटन क्या है। अब न्यूटन मतलब ये मत बोल देना अरे ये तो वही ना जिनके ऊपर सेब गिरा था, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये वो न्यूटन नहीं है। यहाँ ये नाम उनका है, लेकिन न्यूटन क्या लिया गया है, एक्चुअल में न्यूटन जो है वो यूनिट की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है बच्चे? यूनिट की। याद रखेंगे
1 न्यूटन क्या है, तो 1 न्यूटन इज फोर्स needed to give 1 kg object an acceleration of 1 meter per second. For suppose करना कि मेरे पास ना 1 किलो का ये ऑब्जेक्ट है, मान लो मेरी बात कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो 1 किलो का है। कितने का है? 1 किलो। अच्छा, मैं यहीं पे बना देती हूँ। मान लो कि ये जो ऑब्जेक्ट जो है वो कितने का है? 1 किलो का है, ठीक है। ये 1 किलो का ऑब्जेक्ट है और हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को ना 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रफ्तार से हम इसको क्या करें? मूव करवाएं। कितने से? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रफ्तार से, या बोल सकते हैं एक्सेलरेशन से हम इसको क्या करवाना चाहते हैं? एक्सेलरेट करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो हमको जो फोर्स लगानी पड़ेगी, ये हम चाहते हैं कि एक्सेलरेशन इसका कितना रहे? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमको इसके ऊपर जो फोर्स लगानी पड़ेगी, दैट मीन कि हमको कितना लगाना पड़ेगा? 1 न्यूटन लगाना पड़ेगा। फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? 1 न्यूटन। 1 न्यूटन फोर्स लगाने से 1 केजी का ऑब्जेक्ट जो कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड 1 न्यूटन। दैट इज 1 न्यूटन। 1 न्यूटन क्या है? 1 न्यूटन यूनिट है किसका? इस फोर्स का। जो फोर्स आपने 1 किलो के ऑब्जेक्ट को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेट करने के लिए जो फोर्स लगाई ना, उसी फोर्स का यूनिट कौन है? 1 न्यूटन। यानी अगर मान लो आपने निकाला, सपोज कोई वैल्यू निकाली 100 न्यूटन, और मान लो एक एग्जांपल ले रही हूँ, फिर से मैं बोल रही हूँ, एक एग्जांपल ले रही हूँ। मान लो आपने फोर्स निकाला 100 न्यूटन और कहा कि यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्पीड, ये एक्सेलरेशन से आपने क्या करवाया? एक्सेलरेट करवाया किसी ऑब्जेक्ट को। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि भैया देखो, जो 100 न्यूटन का जो तुमने फोर्स लगाया है, तो 100 न्यूटन का फोर्स रिक्वायर्ड है आपका किसी ऑब्जेक्ट को जिसका मास m है, उसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करवाने के लिए 100 न्यूटन का फोर्स क्या है? रिक्वायर्ड है। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे जो है, कभी भी ध्यान दीजिएगा, न्यूटन के केस में, यानी जो हम यूनिट हम बता रहे हैं, किसका बता रहे हैं? फोर्स का यूनिट क्या बता रहे हैं? फोर्स का यूनिट जो है हम बता रहे हैं न्यूटन। क्या बता रहे हैं? न्यूटन। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, न्यूटन m, और m जो इसका मास क्या है? m, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। जो है यहाँ पे फोर्स क्या होता है? ma होता है, ठीक है। और इसकी जो यूनिट हो जाएगी kg, और ये क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? न्यूटन में लिख रहे हैं। किस में लिख रहे हैं? न्यूटन में लिख रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, किलोग्राम क्या है? हमारा एसआई यूनिट है। एम क्या है? मीटर है हमारा एसआई यूनिट। सेकेंड क्या है? हमारा एसआई यूनिट है ना। देखो कौन सा यूनिट? ये इधर वाला जो हमने बात करी थी ना अभी थोड़ी देर पहले, कहा ये देखो, यहाँ देखो, इसमें से फंडामेंटल यूनिट में से, है ना। देखो दिखे आपको? तो यही जो है बच्चे, इसी को हम क्या कह रहे हैं? न्यूटन कह रहे हैं। तो न्यूटन में हमने कभी भी ग्रेविटी की बात करी क्या? नहीं करी। क्या हमने ग्रेविटी की बात करी? नहीं करी। हमने किसकी बात करी है? सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन की बात करी है। किसकी बात करी है बच्चे? एक्सेलरेशन की बात करी है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, सो न्यूटन कैन एग्जिस्ट ऑन अर्थ, ऑन द मून एंड इन द स्पेस। तो ये जो यूनिट जो है, ये न्यूटन जो आपकी यूनिट है, ये एग्जिस्ट करेगी अर्थ पे भी, मून पे भी और स्पेस में भी। इसीलिए न्यूटन जो है वो क्या है? एब्सोल्यूट यूनिट है। क्या है? एब्सोल्यूट यूनिट। क्यों? क्योंकि ये ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड नहीं है। ये ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड नहीं है, दैट्स व्हाई हम इसको क्या बोल रहे हैं? एब्सोल्यूट यूनिट बोल रहे हैं। लेकिन वहीं अगर मान लो हमको किलोग्राम फोर्स अगर बोल दिया जाता, मान लो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 किलो है, ठीक है। अब 1 किलो है तो हम कह रहे हैं कि इसके मास को ग्रेविटी जो है वो नीचे की ओर क्या कर रही है? पुल कर रही है। तो जो इसका मास जो है और जो ग्रेविटी इसको पुल करेगी, दैट ये मिल करके क्या बनाएंगे? वेट बोले तो मास इनटू ग्रेविटी, ठीक है। क्योंकि ये जो पुलिंग फोर्स जो है, जो नीचे की ओर खींच रही है, इसी को तो हम वेट कहते हैं। आप बोलते हो ना कि हम वेट करवाते हैं, हम वजन करवाते हैं, तो बेटा आप जो वजन कराते हो वो अलोंग विद ग्रेविटी करवाते हो, ठीक है। आप अलोंग विद ग्रेविटी वजन करवाते हो, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर हम बात करें धरती पे कि किसी ऑब्जेक्ट का मास मान लीजिए 1 केजी है और ग्रेविटी हमारी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, आप कई जगह पे 10 लेते हैं बट नियरली हम लोग 9.8 ही हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सो वेट क्या हो जाएगा, तो 1 इंटू 9.8 बोले तो 9.8 न्यूटन क्या हो गया हमारा ये वेट। इसी को हम क्या कह रहे हैं, किलोग्राम फोर्स कह रहे हैं। 1 किलोग्राम फोर्स, इसी का वैल्यू क्या है 9.8 न्यूटन ऑन द अर्थ। लेकिन अगर मून पे आप चले जाएंगे तो मून की जो ग्रेविटी है वो हमारी अर्थ की ग्रेविटी से काफी कम है। आप देखिए यहाँ पे कितनी है, ये 1.6 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारी अर्थ पे जो ग्रेविटी आपको दिख रही है कितना 9.8, हमारे मून पे कितना है 1.6 है। तो इसके वजह से 1 किलोग्राम फोर्स की जो वैल्यू अर्थ पे थी कितनी थी 9.8 न्यूटन, तो मून पे क्या हो जाएगी 1.6 न्यूटन। देखिए चेंज हो गया, यानी कि इसी वजह से कहते हैं कि जब आप धरती पे हो तो आपका वजन कुछ और जब आप चांद पे जाओगे तो आपका वजन कुछ और हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि आपको प्लैनेट बदलने की जरूरत है? अरे नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। चलिए, तो यहाँ पे वेट क्या हो गया, चेंज हो गया। सिंस यहाँ पे देख रहे हो कि जो किलोग्राम फोर्स है जगह बदलने से क्या हो रही है, वैल्यू चेंज हो रही है। जगह बदलने से क्या हो रही है बेटा, वैल्यू चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि ये जो है ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड है ना, दैट्स वाई ये एब्सोल्यूट यूनिट नहीं है। समझ में आ रही है क्यों? क्योंकि केजीएफ यानी कि जो किलोग्राम फोर्स जो है ये आपकी ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड है। दिख रहा है ना, वेट की बात हो गई ना, वेट क्या होता है mg बोले तो ग्रेविटी, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, नॉन एब्सोल्यूट यूनिट या फिर ग्रेविटेशनल यूनिट का नाम देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे न्यूटन की बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे क्या है, तो न्यूटन वही है कि फोर्स नीडेड टू एक्सेलरेट 1 kg बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि किसी 1 किलो के ऑब्जेक्ट को अगर आपको 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेट कराना हो, उसके लिए जितनी फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज कॉल्ड द न्यूटन। वहीं किलोग्राम फोर्स की बात करें तो ये क्या है, वेट ऑफ 1 kg ऑब्जेक्ट। 1 किलो ऑब्जेक्ट का वेट जो है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, आपका ये किलोग्राम फोर्स बोल रहे हैं। याद रखेंगे न्यूटन जो है वो डज नॉट डिपेंड ऑन ग्रेविटी और किलोग्राम फोर्स जो है वो डिपेंड ऑन ग्रेविटी हो जाएगी, और इसी वजह से न्यूटन को जो है हम एब्सोल्यूट यूनिट बोलते हैं। और क्योंकि ये ग्रेविटी पर डिपेंड है इसलिए केजीएफ यानी किलोग्राम फोर्स को हम लोग नॉन एब्सोल्यूट यूनिट हम लोग कहते हैं, या फिर इसको हम लोग ग्रेविटेशनल यूनिट का भी नाम देते हैं। अब आ जाइए किस पे, एब्सोल्यूट यूनिट पे, कि एब्सोल्यूट यूनिट क्या है। अब आपको समझ में आ जाएगा कि एब्सोल्यूट यूनिट जो है एक्चुअल में क्या होती है। तो एब्सोल्यूट यूनिट जो है बच्चे, ये आपकी यूनिट है जो कि डिफाइन की जाती है ओनली बाय द फंडामेंटल यूनिट, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल यूनिट जैसे कि मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, इसके जरिए आप डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे ग्रेविटी का कोई लेना देना नहीं है, किसी तरीके से आप ग्रेविटी को इसमें इन्वॉल्व नहीं करते हो, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कुछ फंडामेंटल, जैसे आप देखो ना, लेंथ है, मास है, टाइम है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, देख सकते हो, ये सब आपके जो है एब्सोल्यूट यूनिट है। कौन कौन, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, जूल, वॉट, पास्कल, किलोग्राम पर क्यूबिक ये मीटर, फिर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये सब क्या है, एब्सोल्यूट यूनिट है। यानी इनको जो है ग्रेविटी से लेना देना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इन सब में ये इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी, देखिए इन सब इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी हैं। यहाँ पे एक चीज और याद रखने का तरीका याद रखिएगा कि वो ये, अगर किसी भी आप देख रहे हो फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट में, अगर मान लीजिए उसको यूनिट को अगर ऐसा यूनिट के टर्म में अगर ब्रेक डाउन कर रहे हो और अगर वहां पे न्यूटन आ गया तो ध्यान रखिएगा कि वो जो है एब्सोल्यूट यूनिट ही होगा। लेकिन एक और चीज, सिर्फ न्यूटन से काम नहीं चलेगा, जरूर से देख लीजिएगा कहीं वेट तो नहीं आ रहा, वेट बोले तो mg, ये तो नहीं आ रहा। अगर ये आ रहा है तो फिर वो नॉन एब्सोल्यूट यूनिट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ आप देख लीजिए कुछ ऐसे ग्रेविटेशनल और नॉन एब्सोल्यूट यूनिट जो है कौन कौन है, तो ये केजीएफ बोले तो किलोग्राम फोर्स, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे केजीएफ में अगर हम बात करें तो यहाँ पे वेट बोले तो क्या है, mg जो है वो यहाँ इंक्लूडेड है, जीएफ बोले तो ग्राम फोर्स, टन फोर्स, फिर पाउंड फोर्स, फिर आउंस फोर्स, ये सब जो है ये आप जैसे जैसे आप जगह चेंज करेंगे, चाहे आप मून पे रहे, आप अर्थ पे रहे, जुपिटर पे चले जाएं, या फिर आप स्पेस में कहीं भी चले जाएं, ये फोर्स जो है वो जगह के हिसाब से क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। दैट्स वाई इट्स अ नॉन एब्सोल्यूट फोर्स, ठीक है।
चलिए, तो इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, याद रखने का तरीका, मास प्लस फोर्स क्या हो जाएंगे, ग्रेविटेशनल यूनिट हो जाएंगे। कहीं भी देख लीजिए, मास है, फोर्स है, ये क्या हो जाएंगे, ग्रेविटेशनल यूनिट यानी कि नॉन एब्सोल्यूट यूनिट हो जाएंगे। लेकिन जहां पे भी अगर आपको ग्रेविटी नहीं दिख रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, वो एब्सोल्यूट यूनिट हो जाएगा। चलिए, तो इस तरीके से हमने जो है आज की क्लास में हमने एब्सोल्यूट यूनिट को देखा और साथ ही साथ इसके कई सारे कंसेप्ट्स जो है वो हमने इसको समझे। भाई देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, दिस कॉल्ड ग्रेविटेशनल और नॉन एब्सोल्यूट यूनिट बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन वेट, देयरफॉर डिपेंड ऑन ग्रेविटी, क्योंकि ये ग्रेविटी पे डिपेंड है। ठीक है जी, तो जरूर से ये चीज बात को याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये चीज आपको समझने की जरूरत है कि कब हमसे एब्सोल्यूट यूनिट की बात की गई है, कब नॉन एब्सोल्यूट की बात की गई है। लेकिन याद रखिएगा, क्योंकि आप नीट एस्पिरेंट हो, जेई एस्पिरेंट हो, तो अभी तक आप जितने लेवल पे आप पढ़ाई कर रहे हो ना, यहाँ पे अभी तक आपको जो है ज्यादातर एब्सोल्यूट यूनिट की ही बात करी जाएगी। नॉन एब्सोल्यूट जल्दी आपसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आपको एब्सोल्यूट और नॉन एब्सोल्यूट यूनिट के बीच का डिफरेंस मालूम होना चाहिए। आपको पता तो होना चाहिए कि आप किसी यूनिट को अगर एब्सोल्यूट बोल रहे हो तो उसके पीछे का रीजन क्या है, क्या रीजन है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करती हूं कि यहां तक आज की क्लास में जो बात मैंने बताई वो आपको समझ में आई होगी। और अगर आपको मुझसे पढ़ के अच्छा लगा देन आप ये हमारी क्लास को भी रिकमेंड कर सकते हो, जहाँ पे आपको क्लास 11th की कॉम्बो बैच, जहाँ बायो और केमिस्ट्री की मिल जाती है, हमारी मेंटरशिप प्रोग्राम जिसमें कई बच्चे इनरोल हो करके अपनी तैयारी को कैसे इन्हांस करनी है, कैसे स्ट्रैटेजी प्लान करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करनी है, हर एक चीज़ यहाँ पे सीखते हैं। और अगर आप ये बैच अगर लेते हो तो इसमें आपको ये मेंटरशिप जो है वो इंक्लूडेड मिलती है। ओके, अगर आपको इसके रिगार्डिंग किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए देन हमारा जो नंबर है आप नोट डाउन कर लेंगे, 6388556077। आप इस नंबर पे क्या करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे और हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स करेगी। आपको जितना भी जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड किया जाएगा और आप हमारी बैच में इसके थ्रू इनरोलमेंट ले सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। और अगर अभी भी बोल रही हूँ कि आप में से कई बच्चे जो इस चीज़ को फेस कर रहे हो, जो प्रॉब्लम को, तो इस सीरीज को कंटिन्यू कीजिए ताकि आपकी सारी प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाए और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो। और अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखी है तो उसको भी फटाफट से देख लीजिए, उसकी लिंक आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप हमारी फर्स्ट लेक्चर को भी आप देख सकते हो, जिससे कि आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट वहाँ के क्लियर हो जाएंगे। और इस सीरीज को फॉलो कीजिए और अपने बाकी दोस्तों को भी सजेस्ट कीजिए, भले ही वो नीट एस्पिरेंट हो या फिर जेई एस्पिरेंट हो। इवन अगर वो क्लास 11-12 के भी स्टूडेंट हैं तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, बिकॉज की इस टर्म्स में तो ऑलमोस्ट हर एक बच्चे को डाउट होती ही है। तो उम्मीद करती हूँ आज की क्लास पसंद आई होगी। इसी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बाय बाय।